I mean, it's showing 64 registered only. So they'll join later, sir. I mean, it will get updated. Okay. So good evening, everyone. Namaste, सब लोगों को. Welcome to the webinar. तो आज मेरी कॉलेग सीए तानिया गुप्ता, उनका तबीयत खराब है, तो I'll be moderating today, and मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, तो please cope up. So good evening, अरविंद गुप्ता जी. Good evening. तो हम 2-3 मिनट वेट करेंगे सब लोगों को आने के लिए. Yeah. So I hope all these webinars are actually very helpful in your professional life, and also I hope you all are using OptoTax also, because it'll ease your day-to-day compliance a lot. So people are joining, more and more people are joining. So just wait for 2-3 minutes. So in case you're having any doubts or any issues, please put them in the chat. We will respond accordingly. So any doubts also you have for Karthik Jindal sir, you can put it on the chat and he'll also respond it. Okay, so this webinar will be in Hindi, so don't worry. So मैं थोड़ी English में बोल देती हूँ, but this webinar will be in Hindi. So first I'd like to introduce CA Karthik Jindal sir. So thank you so much for being part of OptoTax. Thank you. And so how to introduce him? He's a chartered accountant with All India 19th rank in CA final, and one of the top scorers in financial reporting in CA final. And he has also done his post qualification course on Ind AS, and he's a faculty for CA final for financial reporting, and he has delivered many sessions in Delhi University also for diploma course in IFRS. So he has also contributed in the comprehensive book called Treatise in Ind AS, and also he has audited various companies, listed and unlisted companies in Ind AS too, and also helped in preparation of financial statements in Ind AS. So thank you so much, Karthik Jindal ji, for being part of this. So I think, sir, you can please start your presentation. Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for introducing me. So hi guys. So welcome to all the participants in the session on Ind AS. So let me share my screen. It is visible, ma'am? My screen is visible? Visible, sir. Okay. Let's start. So now आज हम बात करेंगे, हमारा आज का टॉपिक का नाम है इंटरप्ले ऑन इंड एस. इंटरप्ले ऑन इंड एस. अभी मैं ना चैट बॉक्स मेरे सामने नहीं है, तो मैं आपकी जो भी क्वेरीज है मैं उसका रिप्लाई अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आई विल सी देम इन द लेटर स्टेजेस. इंटरप्ले ऑन इंड एस. चलिए आज इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑन इंड एस. एप्लीकेबिलिटी ऑन इंड एस, Ind AS 1 and Schedule 3 of Companies Act 2013. So ये सेशन होने वाला है कंप्लीट. आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ इस सेशन के अंदर तो इस सेशन का कोई भी बिल्कुल भी काम नहीं आएगा. तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, गैप का मतलब क्या होता है?
गैप का मीनिंग क्या होता है? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स प्लीज। गैप का मीनिंग क्या होता है? क्या किसी को आइडिया है? ऑडियंस प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। गैप का मीनिंग क्या होता है? गैप। सर समटाइम्स रिप्लाई आने के लिए थोड़ा 10 सेकंड्स लगेगा, तो आप थोड़ा वेट कर दीजिए। ओके, आई एम वेटिंग। ओके। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अनुषा एंड कार्तिक। एक और कार्तिक जी हैं, थैंक यू कार्तिक जी ज्वाइन करने के लिए। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मनोज जर्नली अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, आपने जो बोला गैप का मतलब होता है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका जो बेसिस है, उसका जो आधार है वो क्या है? गैप है। गैप, एक गैप ही डिसाइड करता है उस कंट्री की तो किसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होंगी। अगर मैं आज की बात करूं, अगर मैं आज की डे की बात करूं, तो आज की डेट के अंदर अगर हम गैप की बात करें, गैप हर कंट्री का होता है अलग अलग। इंडियन गैप अलग है, बाहर का गैप अलग है, यूएस गैप अलग है, ऑस्ट्रेलिया का गैप अलग है, कनाडा का गैप अलग है एंड न्यूजीलैंड का गैप अलग है। सबके गैप अलग अलग है, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो गैप का मतलब होता है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एंड गैप हर कंट्री का अलग अलग होता है, वो सेम हो भी सकता है एंड नहीं भी सेम हो सकता। चलिए, आज की डेट में हमारे पास दो गैप है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आज की डेट में हमारे पास दो गैप है। एक तो है गैप का मतलब होता है एएस, मतलब हमारे पास एक तो एएस है और दूसरा है इंडेस, दूसरा है इंडेस। अब हमारा सेशन किस पे है? इंडेस पे। हमारा मेन फोकस किस पे रहना चाहिए? इंडेस पे। तो हम इंडेस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना इंपॉर्टेंट है कि गैप का मतलब क्या होता है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब बात करते हैं इंडेस की। अब मान के चलते हैं इंडियस है ही नहीं, इंडियस खत्म हो गया, इंडियस कुछ था ही नहीं। हम एक बात करते हैं फ्रेश, नहीं करते हैं स्टार्टिंग। हमारे पास सिर्फ गैप आज की डेट में है एएस। आज की डेट में सिर्फ एक ही गैप है, वो है एएस। पहले मुझे सबसे पहले ये बताइए कि एएस या इंडियस को इशू करने की किसके पास पावर है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि किसके पास पावर है कि वो नोटिफाई, वो इंडियस को नोटिफाई हो सके या इंडियस अमेंड हो जाए? किसके पास पावर है? तीन ऑप्शन आपके पास। वन, आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सेकंड है आपका एमसीए, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। थर्ड है हमारा एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। किसके पास पावर है कि वो इंडियस या एएस को अप्रूव कर सके या उसको चेंज कर सके? प्लीज रिप्लाई, किसके पास पावर है? ओके, आईसीएआई, एनएफआरए, आईसीएआई। आई नीड 2 to 3 more replies प्लीज। ओके, एमसीए, एमसीए, आईसीएआई, और बोलिए। आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, चाहे आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज रिप्लाई, तभी आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। एमसीए, only one more reply also please, one more reply. Okay, I haven't seen any more replies. तो मैं आपको बताता हूं कि जो इंडेस को इशू करने की पावर है वो एमसीए के पास है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्योंकि एमसीए क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक विंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक विंग है। तो एमसीए के पास ही पावर है कि वो इंडियस को नोटिफाई कर सके। इंडियस बनाता कौन है? इंडियस कौन बनाता है या एएस कौन बनाता है? वो बनाता है सी इंस्टीट्यूट, आईसीएआई। इसका काम सिर्फ एएस या इंडियस को बनाना है, लेकिन उसको अप्रूव करना, उसको लॉ में लेके आना, वो काम किसका है? वो काम है एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर फिर ये क्या करेगा नफरा? ये जो अभी बनाया नहीं है ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा, ये खाली बैठेगा। इसका एक ही काम है कि एमसीए को कंसल्ट करना, एमसीए को कंसल्ट करना कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो इंडियस या एएस
वो किए तैयार, उसको अप्रूव करने में एमसीए की हेल्प कौन करेगा? एनएफआरए करेगा। एनएफआरए का एक ही काम है, कंसल्ट विद द एमसीए, लेकिन अप्रूव तो एमसीए ही होगा। समझ आया सर इतना? ऑडियंस समझ आया आपको इतना? प्लीज रिप्लाई। अगर आप सेशन देख रहे हो तो रिप्लाई करना पड़ेगा, इससे आपका कोई ना जो इंटरेक्शन है वो इंप्रूव होगा बहुत ज्यादा, कि जितना मैंने अभी तक समझाया आपको समझ आया। लोग सीए बन जाते हैं लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता होता कि इंडिया कौन लेके आता है, कौन बनाता है। तो समझ आया आपको? अगर आपके रिप्लाई नहीं आए तो मतलब आपको समझ नहीं आया। अगर रिप्लाई आएगा होगा आपका, तब लगेगा कि आपको समझ आया, क्योंकि मेरा मेन पर्पज है आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना। ओके ठीक है, चलिए। अब हमारे पास गैप, हमने क्या अज्यूम किया था? हमने एक ही चीज अज्यूम की थी कि हमारे पास तो एक ही गैप है, जिस गैप का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो बाहर की कंट्री है, यूके, यूके समझते हो, अपना यूनाइटेड किंगडम, वहां का गैप कौन सा है? वहां का गैप है आईएफआरएस। वो कौन सा फॉलो करते हैं? आईएफआरएस। अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस का गैप क्या है? यूएस का गैप है यूएस गैप। उन्होंने यही नाम दे दिया, यूएस का गैप मतलब यूएस गैप। ऑस्ट्रेलिया का अलग गैप है। हम अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे, हमारे पास गैप है एएस का। इंडियस है ही नहीं, हमने सोचा इंडियस नहीं है। अब हम जानेंगे कि इंडियस आया क्यों, हम जानेंगे इंडियस आया क्यों। ये बात थी 2000 सेंचुरी की, ये बात थी 2000 की, 2000 साल की बात थी। एंड उससे भी पहले अगर बात करें 90s की, तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, वो कौन थे? मनमोहन सिंह जी। उन्होंने एक स्कीम लेके आए। वो क्या स्कीम लेके आए? एलपीजी। एलपीजी स्कीम लेके आए। इसका मतलब क्या होता है? प्लीज रिप्लाई। एलपीजी स्कीम लेके आए थे, मतलब क्या था एलपीजी स्कीम का? ऑडियंस प्लीज रिप्लाई। ऑडियंस प्लीज रिप्लाई। यूके यूजेस एफआरएस, लेकिन अगर मैं गैप की बात करूं तो वहां पे ये भी नाम चलता है, यूएस गैप। नोट एन इशू। कैन यू प्लीज रिप्लाई? एलपीजी स्कीम का क्या था मीनिंग? फुल फॉर्म क्या थी एलपीजी की? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल सही। अब इन्होंने ले तो आए, ये क्या बोलेंगे, हम अपने जो ट्रेड है उसको फ्री कर देंगे, बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेके आने देंगे। लेकिन होता क्या था, जो इंडिया की फॉरेन थी पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बहुत ही हार्ड थी। तो अब नीड हो गई, किसकी नीड हो गई? नीड ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की नीड हो गई। वहां से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की नीड क्यों हुई? अब मान लो आप एक इंडिया के बंदे हो, आप एक इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, आपको बाहर पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको बाहर पैसा इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक इंडिया का पर्सन है, उसको पैसा इन्वेस्ट करना है यूके के अंदर। अब देखो इंडिया में क्या यूज हो रहा है, इंडिया में क्या यूज हो रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर हो रहे हैं, वो कहां कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं? एएस के अंदर। अब यूके के अंदर कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं? आईएफआरएस के अंदर। समझ गए ना? इंडिया के अंदर एएस में हो रहे हैं और यूके के अंदर आईएफआरएस के अंदर प्रिपेयर हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब होगा क्या, इंडिया का एक पर्सन है, उसको बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है यूके के अंदर। अब दिक्कत क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस क्या होता है? हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं किसी कंपनी के अंदर? ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिले, हमें अच्छी इनकम हो, तभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऐसा नहीं होता हम किसी भी कंपनी में वैसे ही जाएंगे और पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, नहीं। हम उस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, हम उस कंपनी के बारे में जानते हैं कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है, क्या क्या उसके अंदर खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, हम ये सब चेक करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये हुई कि हमारा जो गैप था इंडिया का, वो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। हमारा इंडिया तो एएस फॉलो कर रहा था और बाहर की कंट्री क्या फॉलो कर रही थी? आईएफआरएस फॉलो कर रही थी। तो इससे कम्युनिकेशन गैप आ जाता था। इससे जो इंडिया का इन्वेस्टर है वो आईएफआरएस के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बनी हुई, उसको समझ नहीं पाता था, क्योंकि उसे नॉलेज किस चीज की है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। उससे आईएफआरएस की नॉलेज नहीं है, तो वो वहां से पैसा इन्वेस्ट करने से
क्या करता था, उसको रिस्क लेना पड़ता था कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। अब बात सुनो, हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, बाहर से पैसा आना चाहिए, बाहर से पैसा आना चाहिए। बाहर से पैसा तब आएगा जब इंडिया का गैप और बाहर के गैप सेम होने चाहिए। जब इंडिया का गैप बाहर के गैप सेम होने चाहिए, मतलब कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जो बाहर जैसी कंट्रीज के अंदर इंटरनेशनली जो बन रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी के लेवल की होनी चाहिए, ताकि जो बाहर वाला बंदा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो सके। उसका वो कब इन्वेस्ट करेगा, वो कब इन्वेस्ट करेगा, वो कब चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडियन कंपनी, जब बाहर की और इंडिया की दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मेन बेसिस है, मेन आधार है, वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। तो इसी के लिए इंडियस लाया गया, इसी के लिए इंडियस को इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियस लाने का एक ही मेन पर्पस था, टू gain the confidence and trust of the investor, to gain the confidence and trust of the investor। क्योंकि अगर इंडिया में हमारे पास सिर्फ एएस ही होते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही होते, तो बाहर वाला पैसा कोई बात नहीं है, बाहर वाला पैसा फिर भी कर देगा इन्वेस्ट, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, जो ट्रस्ट होता है, वो नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियस लेके आई। पहला कारण क्या था, टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। सेकंड कारण क्या था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हमारे जो हिंदुस्तान है उसकी अच्छी पहचान है, उसका अच्छा नाम है, अपनी पहचान को इंप्रूव करने के लिए तो वो इंडियस लेके आई। थर्ड कारण क्या था, ट्रांसपेरेंसी। इंडियस के अंदर बहुत सारी थिंग्स के हमको भर भर के क्या देने पड़ते हैं, क्या देने पड़ते हैं, डिस्क्लोजर्स, जिससे क्या होता है, जो यूजर है, मतलब जो इन्वेस्टर है कंपनी का, उसको उस कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें के बारे में पता लगता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। इंडियस लाने का यही कारण था। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियस लेके आई, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियस लेके आई। दैट्स व्हाई बहुत सारी कंट्री ने क्या किया, अडॉप्ट किया या कन्वर्ट किया, किससे आईएफआरएस से। आईएफआरएस ही मेन आधार है, आईएफआरएस ही मेन आधार है, मेन बेस है। इसी को बोलते हैं हम ग्लोबल स्टैंडर्ड। इसको क्या बोला जाता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड। कि जो मल्टीपल कंट्रीज हैं, या तो वो आईएफआरएस को अडॉप्ट कर रही हैं एज इट इज, या उसको कन्वर्ट कर रही हैं, और दैट्स व्हाई इंडिया ने आईएफआरएस को कन्वर्ट किया। दैट्स व्हाई इंडिया ने आईएफआरएस को कन्वर्ट किया। अब आईएफआरएस का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, नाम के अंदर ही क्या है, इंटरनेशनल। नाम के अंदर ही क्या है, इंटरनेशनल। मतलब कि ये स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली फिक्स हैं, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनली फिक्स हैं। दैट्स व्हाई इनका नाम रखा गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब सर आईएफआरएस कौन बनाता है, आईएफआरएस कौन बनाता है, ये बनाता है आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो यही कारण था कि हमको इंडियस लेके आना पड़ा। तो गाइज आपको समझ आया कि व्हाई वी नीड इंडियस, व्हाई वी नीड टू चेंज अवर गैप फ्रॉम एएस टू इंडियस। आज के दिन हमारे पास एएस भी है और इंडियस भी है, लेकिन इंडियस क्यों लेके आए गए, टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, टू मोर अकाउंटेबिलिटी, टू मोर ट्रांसपेरेंसी। एंड हमने इंटरनेशनली भी तो फेमस होना है, हमने उनसे बेस बना के चलना है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलना है। दैट्स व्हाई इंडिया में इंडियस आया, ये कारण था इंडियस आने का। तो हम आपको समझ आया कि इंडियस क्यों आया, प्लीज रिप्लाई। समझ आया कि इंडियस क्यों आया? I need 5 to 6 reply at least. नहीं समझ आया तो बोल दो कि नहीं समझ आया। अब क्योंकि हमको कारण समझना है, हमको लॉजिक समझने हैं कि इंडियस आना चाहिए, क्यों इंडियस आया, व्हाई वी नीड इंडियस। ओके ना, ग्रेट।
अच्छा मेरी सेशन के अंदर आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा दोस्तों, आपको रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो सेशन अच्छा नहीं लगता, फिर आप भी क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए इंडियस आ गया। अब इंडियस की हिस्ट्री देखिए, बड़ी मजेदार हिस्ट्री है, बड़ी मजेदार हिस्ट्री है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2006 के अंदर। 2006 के अंदर बात रखी गई कि इंडियस आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, तो ये चलते 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 2011 तक पहुंच गई। 2011 तक पहुंच गई और 2011 के अंदर इंडियस के ड्राफ्ट भी बन चुके थे। यस, 2011 के अंदर इंडियस के ड्राफ्ट भी बन चुके थे। ये ड्राफ्ट किसने बनाए? पूरे इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाता है और पूरा काम करता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब मुझे अच्छी खुशी होती है कि मैं इस इंस्टीट्यूट का प्राउड हूं, फील करता हूं कि आई एम अ गुड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ने ही ड्राफ्ट इंडियस बनाए और 2011 के अंदर ये नोटिफाई नहीं हो पाया। 2011 के अंदर ड्राफ्ट इंडियस बन चुके थे और बड़ी बड़ी कंपनीज ने तो इंडियस को अडॉप्ट करने की जो थी स्टार्टिंग, उसको भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इंडियस 2011 में नहीं नोटी हो पाए ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। क्योंकि इतना बड़ा चेंज लेके आना, एएस से इंडियस में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी प्रिपेयर नहीं था। तो 2011 के अंदर इंडियस अप्लाई ही नहीं की गई ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। सम लीगल इश्यूज हो गए थे कि टैक्स में क्या होगा, इंडियस में क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या ना करेंगे। तो 2011 के अंदर इंडियस को नहीं लेके आया गया। फिर हुआ क्या, 2014 के अंदर कौन आई, पता ही है सबको, मोदी जी आ गए। क्या हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट फ्रेम हो गई। पॉलिसी किसकी थी, पहले वाली गवर्नमेंट की। पॉलिसी किसकी थी, पहले वाली गवर्नमेंट की। तो बीजेपी ने किया क्या, 2015 को 1 तारीख को 1 फरवरी को जब बजट स्पीच हुई, किनकी स्पीच थी वो, नॉर्मली लेट अरुण साहब, इनकी स्पीच हुई, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2015 के अंदर। 1 फरवरी को उन्होंने अपने बजट के अंदर बोल दिया कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंडियस, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंडियस, हम इंडियस लेके आ रहे हैं। 2015 की बजट स्पीच में बोल दिया गया कि हम इंडियस लेके आ रहे हैं। क्या इंडियस हर कंपनी में होता है अप्लाई, क्या इंडियस हर कंपनी में अप्लाई होता है? नहीं सर, इंडियस हर कंपनी में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि एएस और इंडियस में जमीन आसमान का फर्क है। एएस है दिल्ली और इंडियस है मुंबई, इतना दोनों में जमीन आसमान का फासला है। तो 2015 के अंदर जो जेटली साहब थे, उन्होंने बोल दिया कि हम इंडियस लेके आ रहे हैं। एंड 1 फेब की स्पीच थी। इंडियस कब आया, इंडियस आया। नोटिफाई कब हुआ, नोटिफाई कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इंडियस नोटिफाई किया गया 16 फरवरी 2015 को। ये डेट याद रख लेना, 16 फरवरी 2015, ये ऐतिहासिक दिन, जिस दिन इंडियस आया, जिस दिन इंडियस का शुभ आनंद हुआ हिंदुस्तान के अंदर। 16 फरवरी 2015 को पूरा का पूरा इंडियस नोटिफाई किया गया। समझ आए यहां तक, समझ आए यहां तक? प्लीज गिविंग रिप्लाईज, आई नीड रिप्लाईज कि 16 फरवरी 2015 को इंडियस नोटिफाई किया गया। प्लीज रिप्लाई, ओनली 3 to 4 रिप्लाई। बाकी क्या कर रहे हैं, 47 है हमारे पास, तो हमारे पास तो 47 पार्टिसिपेंट हैं, हमारे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं तो नॉर्मली टीच करता हूं 800 लोगों को एक साथ, यहाँ पे सिर्फ 49 है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो 49 है प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस भी ऊपर हो जाता है, मैं भी बोलता हूँ क्या बात है, इनको समझ आ गया, मतलब मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो ये बात है। ओके, ग्रेट ग्रेट। 16 फरवरी 2015 को इंडियस आ गया, इंडियस आ गया। ठीक है साहब, सर उसकी फोटो तो हमको दिखा दो कि इंडियस आया कैसे, हमको देखनी है इंडियस, हमको देखना है इंडियस। तो ये देखिए साहब, ये देखिए गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन आती है आपके सामने। मैंने तो गैजेट ही खोल दिया, कोई आपको गैजेट खोल के नहीं दिखाएगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने गैजेट खोल दिया, द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहा था ना, कौन लेके आती है, एमसीए लेके आती है। नोटिफिकेशन डाल दी, न्यू दिल्ली, कहां की है,
न्यू दिल्ली 16 फरवरी 2015 को वो शुभ दिन था जब इंडिया का आगमन हुआ। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म्ड बाय Section 133, read with Section 469 of Companies Act 13. The central government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standard. सर ये क्या है, ये क्या है? आपने तो बोला था कि नफरा है। सर नफरा कब आई? नफरा अभी आई है 2-3 साल पहले, ये तो 2015 की बात है। उस टाइम में नकास हुआ करती थी, उस टाइम नकास हुआ करती थी जो थी नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उस टाइम नकास हुआ करती थी। आज की डेट में है एनएफआरए। तो वहां की अब जो भी नई इंडियस की नोटिफिकेशन आएगी उसकी जगह नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? एनएफआरए लिखा होगा। सर एग्जाम्पल दिखाओ, बिना एग्जाम्पल के हमें समझ नहीं आता, बिना हमें समझ नहीं आता। ओके सर ठीक है, जैसे आप बोलो ना, आप ही हो मालिक, हम तो कुछ नहीं है। ये मैंने इंडियस की अमेंडमेंट खोल दी, मैंने कहा था कोई भी इंडियस में चेंज लेके आना, कोई भी कुछ लेके आना, एमसीए ही करती है। ये देखिए, ये देखिए, ये कभी की नोटिफिकेशन है, 24 जुलाई 2020 इंडियस में अमेंडमेंट हुई थी। कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म्ड बाय सेक्शन 133, एग्जैक्ट वर्डिंग सेम टू सेम है, लेकिन एक चेंज है। ये चेंज है इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए, इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए। अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या था? नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नकास, और यहाँ पे क्या है? एनएफआरए। यहाँ पे क्या है? एनएफआरए। तो समझे ना, हर चीज लॉजिकल है, कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं होता। ओके चलो, डन हो गया। चलिए ये लीव कर दी, जो हमारे पास थी वो थी नोटिफिकेशन है, ये इंडियस आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था? इंडियस आ गया, अब हम हिंदुस्तानी हैं। इंडियस बना कैसे? इंडियस बना आईएफआरएस से, इंडियस बना आईएफआरएस से। अब हम हिंदुस्तानी हैं, हम कोई भी चीज एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम कोई भी चीज एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करते। हाँ कॉपी पेस्ट जरूर करते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस करके करते हैं, कुछ मिर्च मसाला मार के उसको कॉपी पेस्ट किया जाता है ताकि सेम ना लगे, ताकि वो नई नई थिंग लगे। फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन मूवीज, आप हमारा जो बॉलीवुड है वो साउथ की मूवीज को सेम कॉपी पेस्ट कर रहा है एंड उसमें चेंजेस कर रहा है। क्या चेंजेस कर रहा है? नए नए गाने डाल दिए, कुछ एक सीन काट दिए, नए नए सीन डाल दिए, नए नए फाइटिंग एक्शन डाल दिए, हीरोइन चेंज कर दी, हीरो चेंज कर दिया, और जो नाम है पिक्चर का वो चेंज कर दिया। फिर बोलते हैं बॉलीवुड वाले तो महान नई नई मूवीज बनाते हैं। तो वैसे ही हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि आईएफआरएस है, बिल्कुल वर्ल्ड का इंटरनेशनली है स्टैंडर्ड, हर कंट्री ने उसको चूज किया, तो हमारा इंडिया क्यों पीछे हटे? लेकिन इंडिया बोलता नहीं, हम सेम चूज नहीं करेंगे, हमारी आदत नहीं है, हम कॉपी जरूर करते हैं लेकिन कुछ चीज, कुछ चेंजेस को लेके कॉपी लेके आते हैं। तो क्या क्या एक स्कीम निकाली गई जी, एक स्कीम निकाली गई। क्या क्या लेके आए? वो बोलते हैं अगर हम आईएफआरएस को अडॉप्ट करेंगे, अगर हम आईएफआरएस को एज इट इज अडॉप्ट करेंगे तो हमें आईएफआरएस अप्लाई करना पड़ेगा, हम उसको इंडियस नाम नहीं दे सकते। तो इंडिया बोले नहीं भैया, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया क्या? आईएफआरएस अपने पास लेके आए, कहता है जो भी है आईएफआरएस मेरे पास आ जाओ। उसमें किया क्या? उसमें इन्होंने किया क्या? माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? कुछ एक आईएफआरएस के प्रोविजन माइनस क्या किया? आईएफआरएस के अंदर कुछ एक जो प्रोविजन थे, इन्होंने क्या कर दिया? उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको चेंज कर दिया। कुछ एक जो भी उसके प्रोविजन थे, कुछ एक सिलेक्टेड प्रोविजन आईएफआरएस से किया क्या? कुछ एक सिलेक्टेड प्रोविजन इन्होंने किया क्या? माइनस कर दिए, जिसको नाम दिया गया कार्व आउट का, जिसको नाम दे दिया गया कार्व आउट का। मतलब आईएफआरएस के अंदर जो कुछ, जो छोटी मोटी बातें लिखी हुई थी उसको इंडियस में से माइनस कर दिया, उसको इंडियस में से माइनस कर दिया, उसको चेंज कर दिया, जिसका नाम पड़ा बाद में जाके कार्व आउट, जिसका नाम बाद में जाके पड़ा कार्व आउट, की हमने कुछ कार्व आउट किया है, कुछ कार्व आउट किया है। और किया क्या? ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिए? क्या ऐड कर दिया? और ऐड कर दिया कार्व इन, ऐड कर दिया कार्व इन। कार्व इन का मतलब है ओवर एंड अबव आईएफआरएस, ओवर एंड अबव आईएफआरएस। मतलब कुछ ऐसी बातें जो आईएफआरएस में नहीं लिखी गई, कुछ ऐसी बातें जो आईएफआरएस में नहीं लिखी गई, वो इंडियन गवर्नमेंट ने, वो सीए इंस्टीट्यूट ने लिखी। क्यों लिखी? ड्यू टू द टेक्निकल चेंज। बाहर की कंट्री अलग है, इंडिया अलग है, यहाँ के लॉ अलग है, कानून अलग है, एनवायरमेंट अलग है, इन्वेस्टर अलग हैं, ट्रेडर अलग है, सप्लायर अलग है, गवर्नमेंट अलग है,
पब्लिक अलग है, बाहर की अलग है, तो सेम टू सेम तो नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कुछ एक चीजें ऐसी लेके आए जो आईएफआरएस में नहीं थी, कुछ एक चीजें ऐसी लेके आए जो आईएफआरएस में नहीं थी। कार्विन का मतलब होता है जो आईएफआरएस में नहीं था, इंडिया वाले नया लेके आए, दिस इज न्यूली। एंड कार्व आउट क्या है, जो आईएफआरएस में पहले था हमने माइनस कर दिया, हटा दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, तो इससे बना हमारा इंडियस, यहां से बन गया इंडियस, तो ये था इंडियस। आईएफआरएस शॉर्टकट बन गया आईएफआरएस माइनस कार्व आउट प्लस कार्व इन, ये बन गया इंडियस, ये बन गया इंडियस। तो ये था हमारा पूरा इंडियस, और इसका नाम दे दिया गया कन्वर्स्ड विद आईएफआरएस, नॉट एज अडोप्शन, हम अडोप्ट नहीं करेंगे, हम कन्वर्स करेंगे, एंड इसका नाम दे दिया गया इंडियस इंडियस इंडियस। तो समझ आया जो मैंने अभी पूरी हिस्ट्री बताई, पूरा समझाया इंडियस कैसे है, क्या कार्विन है, क्या कार्व आउट है, समझ आया आपको? प्लीज समझ आया आपको? प्लीज रिप्लाई। नहीं समझ आया तो प्लीज यू कैन कम्युनिकेट विद मी। अगर नहीं समझ आया तो हमें समझ आना चाहिए बस, नहीं अगर नहीं समझ आए तो बोल दो, एक्सप्लेन, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हमें लॉजिक समझ आना चाहिए। प्लीज रिप्लाई। 48% है, लेकिन 48 में से एटलीस्ट 20% तो रिप्लाई आने चाहिए ना। अरुण जी का रिप्लाई आया यस, मनोज जी का रिप्लाई आया यस, चलो बहुत ही बढ़िया है, आपको समझ आना चाहिए, ग्रेट। चलिए ग्रेट, तो यहां से इंडियस का इजाद हुआ। अब हमारा टॉपिक आता है एप्लीकेबिलिटी पे। अब हम पहुंचे हैं एप्लीकेबिलिटी पे। हमने वो तो हमने हम टॉपिक अब, क्योंकि हमें जब तक इंडियस के बारे में ही नहीं पता हम एप्लीकेबिलिटी कैसे पढ़ेंगे। अब टॉपिक आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस। क्या मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? कैन यू प्लीज रिप्लाई, क्या मेरी आवाज वॉल्यूम क्लियर आ रही है? सर ठीक है सर आपकी आवाज। ओके 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 मैम, ओके। पार्टिसिपेंट से मैं फिर से पूछना चाहूंगा एक बारी प्लीज, पार्टिसिपेंट आपको मेरी वॉल्यूम सही आ रही है नहीं आ रही? ओके ग्रेट, ठीक है। अब बात चलती है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस की भी, इंडियस की एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि इंडियस एवरी कंपनी पे तो अप्लाई नहीं हो सकता, इंडियस हर कंपनी पर तो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंडियस हमने हर कंपनी पे अप्लाई हो गया तो खेल हो जाएगा पूरा का पूरा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इंडियस के अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स हैं इंडियस के अंदर, तो हर कंपनी पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये कुछ एक सिलेक्टेड कंपनीज पर ही अप्लाई है, ये कुछ एक सिलेक्टेड कंपनीज पर ही अप्लाई है इंडियस। अब इंडियस कब आया था आपको पता है, इंडियस कब नोटिफाई किया गया था? 16 फरवरी 2015। तो उसमें क्या लिखा गया? उसमें लिखा गया कि इंडियस अप्लाई करेंगे 2 फेसिस के अंदर, 2 फेसिस। उसमें ये लिखा गया कि हम इंडियस अप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन एक फेज में नहीं, 2 फेजेस के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है, वो एक फेज में नहीं हो सकता। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ा बड़ा जिनका बिजनेस है, उनको हम फर्स्ट फेज में ले लेते हैं, उनको हम फर्स्ट फेज में ले लेते हैं, एंड जो थोड़ी सी कम लेवल की है, मतलब उनका लेवल भी बहुत बढ़िया है, लेकिन हम उनको सेकेंड फेज में लेंगे, क्योंकि हम उनको एक ही फेज में नहीं ले सकते, क्योंकि जब इंडिया सप्लाई हुआ तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी एंड जो आईसीएआई था एंड और जो भी रेगुलेटर थे, वो भी श्योर बिल्कुल नहीं थे भी कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो ये क्या किया इन्होंने, ये जब लेके आए 16 फरवरी 2015 को, हम फेज 1 की बात करते हैं, फेज 1 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंपनीज की। कंपनी कैसे? जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन ये क्या बोलता है, तुम कंपनी की तो बात करो, लेकिन उसमें से तुम काम करो एनबीएफसी, इंश्योरेंस, बैंकिंग को हटा दो।
अभी हम उस पर इंडिया अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मल कंपनीज पर इंडिया अप्लाई कर रहे हैं। हाँ माना कंपनी है कंपनी एक्ट के अंदर, लेकिन तुम काम करना, जब इंडिया नोटिफाई हुआ वो साफ साफ बोलता कि तुम एनबीएफसी को, इंश्योरेंस को एंड बैंकिंग को हटा दो। अभी हम उस पे इंडिया अप्लाई नहीं करेंगे, जब इन पे इंडिया आएगा तब हम उसके रूल नोटिफाई हो जाएंगे। अभी हम इन पे इंडिया अप्लाई नहीं कर रहे। कब ये कब बोला गया? 16 फरवरी 2015 को, व्हेन द इंडियाज वर नोटिफाइड इन इंडिया। मतलब कि हम जो भी अब बात करेंगे वो सिर्फ कंपनी की बात होगी। हम जो भी अब बात करने जा रहे हैं आपके सामने फेज 1 के अंदर, फेज 2 के अंदर जो जो कंपनियां कवर हो रही हैं, ये सिर्फ वही कंपनी है अदर देन एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी। ठीक है, 16 फरवरी 2015 को फेज 1 लाया गया। फेज 1 में एक बात लिखी गई, फेज 1 के 2 पार्ट थे। यस, फेज 1 के भी 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था 1 अप्रैल 15, पहला पार्ट था 1 अप्रैल 15। वो क्या बोलता? कोई भी कंपनी, क्या बोलता, क्या लिखता है वो? एनी कंपनी। सर कहां लिखा हुआ है? हमें तो जानना है, हम बिना जानने नहीं मानेंगे आपकी बात। हम क्यों आपकी बात मानने? आप भगवान थोड़ी हो। सर मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन ठीक है आपको मैं बता देता हूं। ये आ गया, देखिए आपके सामने है, मैं नहीं कुछ बोल रहा। ये क्या बोलता? ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद इंडियस, ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद इंडियस द कंपनी एंड देयर ऑडिटर। क्या यूज किया है वर्ड का? एंड, मतलब कंपनी को भी इंडियस फॉलो करना पड़ेगा, एंड उसके जो ऑडिटर हैं, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो उस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे, आपको भी कंप्लाई करना है, आपको भी देखना है कि क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया से कंप्लाई हो रही है। क्योंकि अगर कंप्लाई नहीं हुई, कुछ गलती मिलती है, तो कंपनी तो जेल में जाएगी जाएगी, ऑडिटर पर भी आईसीआई के एक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो लिख दिया गया कंपनीज एंड देयर ऑडिटर शैल, शैल का मतलब होता है मैंडेटरी, शैल कंप्लाई विद द इंडियस स्पेसिफाइड इन द annexure to the rules in the preparation of their financial statement and audit respectively in the following manner। ये था फेज 1, हम इसको बोलते हैं फेज 1। ये फेज 1 है जो मैं 2 लिख रहा हूं। ये क्या बोलता? एनी कंपनी मे कंप्लाई विद द इंडियस। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहता कोई भी कंपनी, लेकिन ध्यान रखना इस कंपनी के अंदर ना तो एनबीएफसी इंक्लूड है, ना तो इंश्योरेंस इंक्लूड है, ना तो बैंकिंग इंक्लूड है। इन तीनों को छोड़ के कोई भी कंपनी चाहे वो आज ही बनी हो, चाहे उसको 20 साल पहले बनी हो, चाहे उसकी सेल 1 लाख करोड़ हो, चाहे उसकी सेल 1 रुपया हो, चाहे उसका लॉस कितना लॉस हो, कितना प्रॉफिट हो, अगर कंपनी चाहे तो वो कंप्लाई कर सकती है इंडिया से। गवर्नमेंट बोलती हम नहीं रोक रहे, आत्मनिर्भर बनो 2015 से ही बोलना चालू कर दिया था तो कंपनियों को, अगर आपको इतना के अंदर आपको बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो इंडिया कंप्लाई करके देखो। अगर हिम्मत है तो इंडिया कंप्लाई करके दिखा दो, आप आत्मनिर्भर बन जाओगे। तो देखा यहाँ पे क्या बोलता है? एनी कंपनी में कंप्लाई विद द इंडियस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग और आफ्टर 1 अप्रैल 15। एक बात ध्यान रखना, क्या बोलता है? बिगिनिंग और आफ्टर 1 अप्रैल 15। या तो बिगिनिंग, या तो 1 अप्रैल 15 को ही कर दो स्टार्ट, या देर आफ्टर और आफ्टर 1 अप्रैल 15। मतलब अगर मैं 2021 की बात करूं, 2040 की बात करूं, 2045 की बात करूं, तब भी ये वाला जो प्रोविजन है ये तब भी हमारा रहेगा, जब अगर ये चेंज ना हो। ये क्या बोलता है? बिगिनिंग और आफ्टर 1 अप्रैल 15, मतलब 1 अप्रैल 15 को कर लो या उसके बाद कर लो। बाद कब कर लो? बाद की बात जब भी कर लो। 1 अप्रैल 16 को कर लो, 1 अप्रैल 18 को कर लो, 1 अप्रैल 19 को कर लो, 1 अप्रैल 21 को कर लो, 1 अप्रैल 25 को कर लो, कभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं है, कंपनी की इच्छा है तो कर सकती है, नहीं करनी तो मत करनी। ये 1 अप्रैल 15 को बोल दिया गया फेज 1 के अंदर विद द कंपैरेटिव। इज ऑब्वियस ही बात है, अगर कंपनी ने इंडिया अडॉप्ट किया मान लो 15-16 से, तो क्या बोलता? कहता 15-16 की बैलेंस शीट इंडिया में बनी है, तो कहता 14-15 का जो कंपैरेटिव है उसको भी आपको इंडिया में लेके आना पड़ेगा फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 15 डेयर आफ्टर, जब भी हो जाए। तो ये समझ आया, इसमें कोई भी मैंडेटरी क्लोज नहीं दिया गया। 1 अप्रैल 15 को कोई भी कंपनी चाहे तो चूज कर सकती है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया वॉलंटरी अडॉप्शन ऑफ इंडियस। फेज 1 के फर्स्ट पार्ट को नाम दे दिया गया वॉलंटरी अडॉप्शन ऑफ इंडियस। समझ आया आपको?
समझ आया आपको फर्स्ट फेज के बारे में हमने जो भी पढ़ा वॉलंटरी वाला? आई एम वेटिंग गाइस, प्लीज रिप्लाई। एक ही रिप्लाई आया है, कीर्ति जी का रिप्लाई आया, बाकी मतलब कि किसी को समझ नहीं आया मतलब। ओके, मैं इतने इंटरेस्ट लेके आपको समझा रहा हूं तो आप भी कुछ इंटरेस्टिंग रिप्लाई दो ना। कैसे समझ आया, फैंटास्टिक समझ आया, नहीं समझ आया, कैसे है क्या नहीं है, तो ये सब बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी फ्यूचर कम्युनिकेशंस के लिए। ओके ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फेज था। क्योंकि अगर आज का हमारा टॉपिक है, अगर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बेसिस समझ आ जाएगा। हर चीज की शुरुआत बेस से होती है। फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ होता है ट्री, उसकी शुरुआत कहां से होती है? रूट से होती है। अगर उसकी रूट मजबूत है ना तो फ्रूट भी अच्छे ही खाएंगे। ठीक है, चलिए अब फेज वन का सेकंड पॉइंट आ गया। अब हमारा फेज वन का सेकंड पॉइंट आ गया। फेज वन का सेकंड पॉइंट क्या बोलता? द फॉलोइंग कंपनीज, मतलब यहां पे ऑप्शन नहीं दिया, यहां पे वॉलंटरी नहीं बोला, कहता ये कंपनी अगर चाहे तो, ये कंपनी पे तो इंडिया लगेगा ही लगेगा। इसको नाम दे दिया गया मैंडेटरी अडॉप्शन, मतलब कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। शेल का वर्ड यूज किया, शेल का मतलब हमेशा क्या होता है? ओब्लिगेशन। लॉ के अंदर कहीं भी आपको शेल का रीडिंग शेल हो जाए तो समझ लेना कि मैंडेटरी है, फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो क्या लग जाएगी? कंपनी एक्ट के जो आपके प्रोविजन है वो लग जाएंगे, पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगी आपके अंदर। क्या बोलता है? शेल है, ठीक है। shall comply with the Ind AS for the accounting period beginning or after 1st April 16। जो कंपनियां बिगिनिंग या उसके बाद 1st April 16 with the comparatives इन कंपनी पे इंडिया सप्लाई हो जाएगा। कहता कंपनीज, ऐसी कंपनी है अदर देन एनबीएफसी, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, कंपनीज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटी आर लिस्टेड। कहां लिस्टेड होती हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे, एनएससी और बीएससी और एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहीं भी, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया में, अगर किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड है, चाहे वो इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया के अंदर, चाहे इक्विटी सिक्योरिटी या डेट सिक्योरिटी, या वो क्या है अभी लिस्टेड नहीं है सर लेकिन होने वाली है, हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तब भी इंडिया सप्लाई हो जाएगा। अगर 1st अप्रैल 16 या उसके बाद कभी भी आप इसमें फंस जाते हो तो आप पे इंडिया सप्लाई हो जाएगा ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एंड उसके साथ सिर्फ लिस्टिंग होने से कुछ नहीं होगा, आपको एक और चीज फॉलो करनी पड़ेगी, आपकी नेटवर्थ कहां लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट के अंदर। कंपनी एक्ट के अंदर आपको नेटवर्थ का मीनिंग मिल जाएगा, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर होगी, उस पे इंडिया सप्लाई हो जाएगा 1st अप्रैल 16 के बाद। 1st अप्रैल 16 के बाद अगर कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है या अभी लिस्टेड होने वाली है और जिसकी नेटवर्थ 500 सीआर से ऊपर है या 500 या 500 से ऊपर, तब इंडिया सप्लाई हो जाएगा। सर अगर किसी की 499 करोड़ हुई तो, अगर 499.999 शेयर हुई तो क्या इंडिया सप्लाई हो जाएगा? नहीं, वो कंपलसरी नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो कंपनी चाहे तो ये वाला तो उसके लिए लाइफ टाइम तक ऑप्शन खुला दे दिया ना, एनी कंपनी, इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे उसकी नेटवर्थ जीरो भी क्यों ना हो, नेगेटिव भी क्यों ना हो, वो कर सकता है, लेकिन वो कंपलसरी उस पर थोपा नहीं जाएगा। अगर कंपलसरी तब थोपा जाएगा तब अप्लाई होगा मैंडेटरी, जब ये यहाँ की कंडीशन में आएगा फेज वन की। अगर 49.999 है तब इंडिया सप्लाई नहीं होगा, कंपलसरी। हाँ, अगर कंपनी चाहे तो खुद से वॉलंटरी अडॉप्ट कर सकती है। ओके, फिर क्या बोलता? कंपनीज अदर देन दोज, ये मैं आपको एक्ट की लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, कोई भी आपको एक्ट की लैंग्वेज नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक आप एक्ट की लैंग्वेज नहीं पढ़ते तब तक आपको समझ नहीं आता। कहता कंपनीज अदर देन सब क्लोज से इसकी बात कर रहे हैं, ऐसी कंपनी जो यहाँ पे कवर नहीं है। अरे यहाँ कौन सी कंपनी कवर है? लिस्टेड कंपनी, तो यहाँ कौन सी कंपनी कवर होंगी? अनलिस्टेड कंपनी। कहता ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड है एंड हैविंग नेटवर्थ हो 500 करोड़ और ज्यादा। मतलब ये क्या बोलता है? सीधी
सीधी सी बात है, हम इन दोनों को कंपाइल करें, कहता कंपनी चाहे तो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, अगर मैंडेटरी में आना है फर्स्ट फेज के अंदर 1 अप्रैल 16 है उसके बाद, तो आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर उससे कम है तब कंपलसरी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो खुद से वॉलंटरी अडॉप्ट कर सकती है इंडिया। सी पॉइंट क्या बोलता कि भैया बात सुनो, जो कंपनीज आपकी ऊपर वाले क्लोज में आ गई, उनके अंदर जो भी आपकी होल्डिंग है, जो भी सब्सिडरी है, जो भी ज्वाइंट वेंचर है, जो भी एसोसिएट है, उस पे भी ऑटोमेटिक इंडिया सप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी उस पे वो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, जिसकी नेटवर्थ है 600 करोड़ रुपया, वो इंडिया में कन्वर्ट हो गई, उस पे तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो ही गया। ऑब्लिगेशन है, उससे नहीं बच सकती। अब मान के चलना उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी है, वो इसकी एक होल्डिंग, उसकी एक ज्वाइंट वेंचर भी है, उसकी एक एसोसिएट भी है, तो इन तीनों पर भी इंडिया सप्लाई हो जाएगा। फिर ये क्या बोलती है, सर मैंने क्या गलती करी? उस सब्सिडरी कंपनी बोलती है कि मैंने क्या गलती करी, मुझ पे क्यों इंडिया से अप्लाई हो रहा है? नहीं 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 नहीं, चुप 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 चुप, तुम पे तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। हमने जो एक्ट में लिख दिया वो लिख दिया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इस पे भी इंडिया सप्लाई हो जाएगा। ये था फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया। फर्स्ट फेज के 2 ऑप्शन दे दिए, एक वॉलंटरी एक मैंडेटरी ऑप्शन। समझ आया आपको? समझ आया आपको? बताइए बताइए। एग्जाम्पल भी देखिए, समझा रहा हूं आपको पूरी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, छोड़ के मत जाना सेशन को वरना पछताओगे। थोड़ा टाइम लगता है इसमें आने को, रिप्लाई 10 सेकंड लगते हैं, मैम बोल रहे थे, लेकिन देख लो आप समझ आया कि नहीं आया। प्लीज रिप्लाई, 45 है तो एटलीस्ट 10% तो रिप्लाई कर दो ना। या JV also cover, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, JV also cover any holding company, any subsidiary company, any joint venture, any associate, अरे कोई भी कंपनी हो अगर लग गया तो सब फंसेंगी। कहते हैं ना, हम तो जरूर मरेंगे तुमको भी ना छोड़ेंगे, वो काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। सिर्फ वही बंदा रिप्लाई कर रहे हैं, कोई और पर्सन रिप्लाई करो ना, कोई नया बंदा रिप्लाई करो जिसका मैं नाम पढ़ूं। कांता जी ने रिप्लाई किया, ठीक है, रोहित जी ने रिप्लाई किया, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके। आगे बढ़ेंगे, अब फेज 2 पे जाएं। फेज 1 का मैंडेटरी, इफ यू कैन गिव अ एग्जांपल सर एग्जांपल दे तो दिया मैंडेटरी ऑप्शन का, कि अगर कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 500 CR से ऊपर हो गई, मान लो कंपनी है ए लिमिटेड, मैंने बोला कि इस कंपनी की नेटवर्थ कब चेक करनी है? लास्ट ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मतलब फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2016 की, क्योंकि फेज 2 तो फेज 1 का मैंडेटरी ऑप्शन तो 1 अप्रैल 2016 से ही एप्लीकेबल होता है। तो हम क्या करेंगे, उसकी नेटवर्थ कब की चेक करेंगे? लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखना, ऑडिटेड, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट होनी चाहिए। हम कब देखेंगे? 31 मार्च 2016 को हमने देखा उसकी नेटवर्थ। सर अब नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? भैया वो तो कंपनी एक्ट बताता है कि नेटवर्थ आपको ऐसे कैलकुलेट करनी है, उसका इंडिया से कोई भी लॉजिक नहीं है। इंडिया इज डिफरेंट थिंग, नेटवर्थ एज पर कंपनीज एक्ट इज अ अलग एक्सपेक्ट है, उस एक्सपेक्ट में मैं नहीं काम करता, मैं सिर्फ इंडिया का एक्सपर्ट हूं। आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं भी सीख रहा हूं, मैं अभी इंडिया का एक स्टूडेंट हूं, ठीक है ना। 31 मार्च 16 की हम देखेंगे उसकी नेटवर्थ, और वो निकल गई सर 501 करोड़, 501 करोड़। तो इस कंपनी को सर मैंडेटरी जो ए लिमिटेड है, मान लो, उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया में बनानी पड़ेंगी। एंड उसके साथ साथ उसकी जो भी सब्सिडरी कंपनी है, उसकी जो ज्वाइंट वेंचर है, उसकी जो एसोसिएट कंपनी है ना, उन पर भी सर वो इंडिया सप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सर ये मैं नहीं बोलता, मैं कौन होता हूं उन पे इंडिया, मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला? मैं नहीं बोलता सर, ये बोलता है ये क्लोज, ये वाला क्लोज बोल देता है सर। इस क्लोज की वजह से वो सारी कंपनियां फंस गई, उस पे इंडिया सप्लाई हो जाएगा। और अगर 1 अप्रैल 16 को इंडिया सप्लाई हो गया, मतलब उसके 16-17 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंडिया में बनेंगे, और उसके साथ साथ विद कंपैरेटिव भी लिखता है ये, विद कंपैरेटिव, तो हमको 15-16 के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको इंडिया में ही बनाने पड़ेंगे। वी हैव नॉट एनी ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करेंगे भी हमें नहीं अप्लाई करना, तब भी आप नहीं बच सकते इस चीज से। ये होता है मैंडेटरी अडॉप्शन। सर समझ आया आपको?
निहाल जी, आपको समझ आया जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको अभी, या बाकी जो भी पार्टिसिपेंट है उनको समझ आया जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ये वाला? क्योंकि बाकी जितने भी इंडिया है सब वो तो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। अब हम चलते हैं फेज 2 पर। फेज 2 पे आ गए, बड़ी अच्छी। अब इसमें मैं सवाल पूछने वाला हूं आपसे। हमारा आज का टॉपिक क्या क्या टॉपिक है पता नहीं सर, हम तो अभी चलते जा रहे हैं, जहां पर गाड़ी लेके जाएगी हम तो वहां पे पहुंच जाएंगे, हम तो सवार हो जाएंगे। दिस इज फेज 2। ये फेज 2 आ गया जी। अरे सर इसमें क्या खासियत है? वो कब स्टार्ट होता था? फेज 1 के दो ऑप्शन थे, एक तो था वॉलंटरी ऑप्शन, एक था मैंडेटरी ऑप्शन। वॉलंटरी कब स्टार्ट था? 1 अप्रैल 2015 का। मैंडेटरी कब स्टार्ट था? 1 अप्रैल 2016 का। मैंडेटरी के अंदर चाहे कंपनी लिस्टेड है या चाहे कंपनी अनलिस्टेड है, अगर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई तो इंडिया से लग जाएगा, और उसके साथ साथ उसकी सब्सिडरी, उसकी ज्वाइंट वेंचर, उसकी एसोसिएट जो भी है सब पे इंडिया सप्लाई हो जाएगा। अब ये फेज 2 आता है, बस एक ही फर्क है, ये एक साल बाद होता है। ये एक साल बाद है, वो 1 अप्रैल 16 से स्टार्ट था, ये 1 अप्रैल 17 से स्टार्ट है। ये 1 अप्रैल 17 से स्टार्ट होता है फेज 2 विद द कंपैरेटिव्स। ऑब्वियस ही बात है, अगर लग गया तो अगली वाली बैलेंस शीट भी तो इंडियंस में ही तैयार करनी पड़ेगी आपको, पिछले सालों की, फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च या उसके बाद। ए पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहता कंपनीज पे वही बात, ऊपर क्या बोलता था? 500 करोड़ या उससे ज्यादा होगा लिस्टेड कंपनी पर तो अप्लाई होगा फेज 1 का मैंडेटरी ऑप्शन। अब फेज 2 भी मैंडेटरी है, क्योंकि ये शेल का यूज करता है, इसमें वॉलंटरी नहीं दिया, ये शेल का यूज करता है। कंपनी हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटी आर लिस्टेड, कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज पर। इंडिया या उससे बाहर कहीं भी हो सकती है, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कंपनी की वो एक लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और एनएससी बीएससी की बात नहीं करी गई, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज हो, जो भी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है कहीं भी लिस्टेड हो जाए फर्क नहीं पड़ता, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। एंड इससे काम नहीं चलने वाला, ये भी फुलफिल करना पड़ेगा, हैविंग नेटवर्थ ऑफ लेस देन 500 करोड़। क्या बात कर रहा है सर, ये क्या बोल रहा है कि उसकी नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से कम है उस पे इंडिया सप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, ध्यान से सुनना, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, उसकी नेटवर्थ है 1 रुपया, उसकी हम 1 रुपए की बात करते हैं, उस कंपनी, एक कंपनी लिस्टेड है, अगर उसकी नेटवर्थ है 1 रुपया, क्या उस पे इंडिया सप्लाई होगा या नहीं होगा? बताओ, ये लाइन पढ़ के, अगर एक कंपनी है उसकी नेटवर्थ, एंड वो कंपनी 1 अप्रैल 17 को लिस्टेड है एंड उसकी नेटवर्थ है 1 रुपया सिर्फ, क्या उस पे इंडिया सप्लाई होगा कंपलसरी? बताइए, आई वांट रिप्लाई, बताइए प्लीज, आई वांट रिप्लाई, अगर आप सुन रहे हो तो। ओके, यस यस, सिर्फ 4 लोगों को समझ आया, ऑडियंस कम हो रही है लेकिन ठीक है, लेकिन सिर्फ 4 ही लोगों को समझ आया, बाकी किसी को समझ नहीं आया क्या सर? बिल्कुल सर, आपको सही सुना, यस आपने सही सुना, इंडियस इज एप्लीकेबल, क्योंकि वो लेस देन की बात करता है। लेस देन में अगर 0 रुपए भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, तब भी इंडिया सप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर सेकंड फेज में कंपनी लिस्टेड आ गई, खत्म, नेटवर्क नहीं देखना, अप्लाई हो गया। सर अगर 500 से ऊपर हुई तो, अगर 500 से ऊपर हुई तो फर्स्ट फेज लग जाएगा मैंडेटरी वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला वही बोलता है कंपनी अदर देन, इतनी बड़ी लाइन लिखता है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी। कहता है दिस इज अनलिस्टेड कंपनियां, जो ऐसी कंपनियां जो अनलिस्टेड है, हैविंग, जिसकी नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर बट लेस देन 500। इस पे लिमिट लगा दी, इस पे लिमिट लगा दी कि ठीक है ठीक है ठीक है, तुम एक लिस्टेड कंपनी हो, तुम्हारे पास बड़ा काम है, तुम्हारे पास लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें तो कंपैरिजन करना है बाहर से, हमें तो इंटरनेशनली कंपैरिजन करना है, तो जो भी कंपनी लिस्टेड है हम उसको इंडिया मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी है,
जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुई हैं सभी कंपनी पर मत अप्लाई करो इंडियस, नहीं तो कंपनी के ऊपर बहुत सारा कंप्लायंस बढ़ जाएगा। तो सभी कंपनी के ऊपर हम इंडियस अप्लाई नहीं करते। अनलिस्टेड कंपनी पे क्या लिमिट लगा दी, 250 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर किसी की 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो इंडिया सप्लाई करेगी मैंडेटरी सेकंड फेज में। सर अगर 500 से ऊपर हुई तो वो पहले फेज में, सेकंड वाले पार्ट में जो मैंडेटरी वाला है वहां पे कवर्ड है। फॉर एग्जांपल आपकी एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसकी नेटवर्थ है 249 करोड़, क्या उस पे इंडिया सप्लाई होगा मैंडेटरी? क्या उस पे इंडिया सप्लाई होगा मैंडेटरी? नहीं सर, मैंडेटरी तो अप्लाई नहीं हो सकता उस पे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वॉलंटरी का गेट आज भी खुला है। वॉलंटरी का गेट आज भी खुला है, 10 साल बाद भी खुला रहेगा। इसने अपना गेट खोल के रखा है कि एनी कंपनी, कि जिस भी कंपनी को मेरे पास आना है आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बैठी हूं। तो इसके अंदर भी अगर उसकी नेटवर्क 249 सीआर है ना, तब भी उसके ऊपर इंडिया सप्लाई हो जाएगा। लेकिन वॉलंटरी अगर वो चाहे तो, कंपल्सरी कुछ नहीं है। लेकिन अगर वॉलंटरी करना चाहे तो कर सकती है। कंपल्सरी तभी एप्लीकेबल होगा जब उसकी नेटवर्थ 250 या उससे ज्यादा हो गई। समझ गए? सी पॉइंट वही सेम बात बोलता है, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट कंपनी जो भी होगी उस पे इंडिया सप्लाई हो जाएगा। ये था फेज 2। थर्ड फेज कोई नहीं है, अभी तक 2 ही फेज आए हैं और इसमें देखते हैं आगे कब फेज आएगा थर्ड। लेकिन आज की डेट में वी हैव ओनली 2 फेजेस ऑफ इंडेस। तो समझ आया आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में? समझ आया आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में? दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेबिलिटी। वी हैव इन्वेस्टेड 1 आवर, हमने 1 आवर इन्वेस्ट किया इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में जानने के बारे में। आपको समझ आया फेज 2 का? बताइए बताइए। सिर्फ एक ही रिप्लाई आया, कांता जी का यस। रोहित जी बोल रहे हैं यस। यस सर, क्रिस्टल क्लियर ऐसे ही चाहिए, क्रिस्टल क्लियर चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी एज की बात करूं तो मैं सर आपसे बहुत छोटा हूं, आप मुझसे बहुत ज्यादा बड़े होंगे। आई एम ओनली 22 ईयर्स एज, मेरी 22 साल की एज है आज की डेट में। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। एज से नॉलेज मैटर नहीं करती सर, आपकी काबिलियत से नॉलेज मैटर करती है। तो मेरे हिसाब से आप मुझसे बहुत बड़े होंगे रिस्पेक्टेड, तो लेकिन फिर भी ठीक है, आपको समझ आ जाना चाहिए पूरा का प्रॉपर। चलिए ये हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये इंडियस कभी भी एसएमई कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा। एक चीज बोली है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द सब रूल shall applies to company whose securities are listed or in the process of being listed on एसएमई एक्सचेंज। एसएमई एक्सचेंज पर ये कभी एप्लीकेबल नहीं होगा इंडियस। एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्सचेंजेस, उन पे इंडियस अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये क्या बोलता, एक्सेप्ट क्लोज 1। क्लोज 1 क्या था, ऊपर चलते हैं, ये था क्लोज 1। क्लोज 1 ये क्या बोलता, अगर एसएमई एक्सचेंज वाले चाहे तो वॉलंटरी चूज कर सकते हैं, लेकिन उन पे ऑप्शन नहीं है। एसएमई वालों पे इंडिया सप्लाई नहीं होगा, लेकिन वो अगर वो वॉलंटरली फॉलो करना चाहते हैं तो वो इंडिया फॉलो कर सकते हैं। समझ आया सर? एवरी लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ, नहीं सर, रोहित जी गलत बोल रहे हो। लिस्टेड कंपनी में क्या बोलता है, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है। जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, चाहे वो 499 क्यों ना हो, वो 500 से कम ही रहेंगी। मतलब अब हर लिस्टेड कंपनी पर इंडिया सप्लाई एप्लीकेबल है। एवरी लिस्टेड कंपनी पर इंडिया मैंडेटरी एप्लीकेबल है, एंड अनलिस्टेड कंपनी पे तभी एप्लीकेबल है जब 250 या 250 से ऊपर उसकी नेटवर्थ हो। लेकिन वॉलंटरी का ऑप्शन आज भी खुला है उनके पास। तो समझ आया अब आपको रोहित जी? रोहित जी समझ आया आपको अब? लगता है रोहित जी रिप्लाई नहीं देंगे अभी, चलो कोई बात नहीं। तो रोहित जी सुन रहे हैं क्या आप? ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया हमारा इंडिया से एप्लीकेबिलिटी। अब एक केस लेते हैं, अब एक केस लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसकी नेटवर्थ है 20 करोड़ रुपीस।
और ये कंपनी है अनलिस्टेड। इसने किया क्या, इसको नया नया शौक चढ़ा था, कहता मैं तो इंडिया अप्लाई करूंगा, मेरे को तो इंडिया से ही अप्लाई करवाना है, मेरे को तो कंपनी का नाम अच्छा कराना है। तो किया क्या इसने, 2019-20 अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसने इंडिया चूज कर लिया। कैसे चूज किया, उस वॉलंटरी ऑप्शन से, उसने उस वॉलंटरी ऑप्शन से इंडियस को चूज कर लिया, उसने इंडियस अप्लाई कर लिया उस वॉलंटरी ऑप्शन का बेनिफिट लेके जो फेज 1 में था, उसने इंडियस अप्लाई करा लिया। कहता इंडियस अप्लाई कर लो, बहुत बढ़िया बात है। अब अगले साल पता क्या बोलता, एक साल बीत गया, उसने इंडियस के अकाउंट्स बनाए, बड़ी मेहनत करके अकाउंट्स बनाए 2019-20 के, एंड हुआ क्या इससे, 2018-19 के भी उसको कंपैरेटिवली इंडियस में अकाउंट तैयार करने पड़ गए। फिर क्या बोलता, अगले साल आया वो, अगले साल आया 2020-21 के अंदर, वो बोलता कि मैं नहीं इंडिया अप्लाई करता, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं इस गेम को, मैं नहीं गेम खेलता इंडियस वाली, बहुत कॉम्प्लिकेट है यार, इसमें तो फेयर वैल्यू निकालो, कंसोलिडेशन करो, ये करो वो करो, बहुत से सारे जो प्रोविजन है वो कॉम्प्लेक्सिटी है, एक्चुअरियल अलग है, उसके डिस्क्लोजर अलग है, फेयर वैल्यू अलग है, रिवैल्यूएशन अलग है, मैं इंडिया अप्लाई नहीं करता। ये क्या बोलता, मैं तो कंपल्सरी फेस में हूं ही नहीं, मेरी कौन सा 500 करोड़ से ऊपर है, मेरी कौन सा 250 से ऊपर है, तो मैं अगले साल एएस में फाइनेंशियल बनाऊंगा, मैं तो अगले साल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर अपने फाइनेंशियल बनाऊंगा, मैं इंडियस में फाइनेंशियल नहीं बनाऊंगा। क्या ये ऐसा कर सकता है, उसने एक बार इंडियस को चूज कर लिया। अगर क्या वो ऐसा कर सकता है कि उसने इंडिया चूज करके बाद में बोले कि नहीं मैं तो अगले साल एएस के बनाऊंगा, नहीं कर सकता। ध्यान रखना, इफ एनी कंपनी हैज अडॉप्टेड इंडेस, इफ एनी कंपनी हैज अडॉप्टेड इंडेस, वेदर मैंडेटरली और वेदर वॉलंटरली, फर्क नहीं पड़ता, दे कैन नॉट बैक टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दे कैन नॉट बैक टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसे लाइफ टाइम तक इंडियस में ही बनाना पड़ेगा। तो समझ आइए आपको, अगर किसी कंपनी ने इंडियस अप्लाई कर लिया तो वो वापिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं जा सकती। समझ आया आपको, समझ आया गाइस आपको? मैं आपको जानबूझ के नए नए एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इंटरेस्टिंग बन जाए सेशन, ताकि आपको भी अच्छा लगे, प्रॉपर का प्रॉपर। आपको समझ आया ये चीज कि वो दे कैन नॉट गो बैक, दे कैन नॉट गो बैक टू द ओल्ड गैप, वो एएस में नहीं जा सकती अगर एक बार इंडिया सप्लाई हो गया। ओके, ओनली 334 पार्टिसिपेंट ही रह गए, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, क्लियर? कैसे क्लियर हुआ ये भी तो एक्सप्लेन करो ना। अच्छा लगता है जब आप भी कुछ अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो बोल देना कि नहीं सर नहीं समझ आया हमें, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ये भी हो गया। तो हमारी इंडिया की एप्लीकेबिलिटी के बारे में समझ लिया, इंडिया की जो प्रोविजन है उसके बारे में समझ लिया, सब कुछ हमने, एक पार्ट हमारा इंडिया का कंप्लीट हो गया है यहाँ पे पूरा का पूरा। मैम, मैम कहाँ है? रम्या मैम, आपको कुछ बोलना है ना अभी? yes, तो आप बोल लो फिर अभी। हाँ अभी जी, मैम जी, कुछ आपसे बात करेंगे तो 2 मिनट, या ओवर टू यू मैम। thank you sir, thank you. So before we continue with the deliberation, मैं just आपके 10 मिनट लेना चाहती हूँ। तो आपको भी बताया कि कितना बहुत चेंजेस होते हैं हमारे जो भी लॉ है। तो फॉर एग्जांपल जीएसटी में, सो जीएसटी एवरी डे सम और अदर चेंजेस कीप हैपनिंग, एंड it so one platform that will help all the tax professionals with their day-to-day compliance is OptoTax. So OptoTax आपकी कैसे मदद कर सकती है? तो फॉर एग्जाम्पल आपके एक क्लाइंट ने आपको ये बताया कि मुझे जीएसटीआर 2A चाहिए, एक पूरे साल का जीएसटीआर 2A चाहिए, आई वांट द जीएसटीआर 2A फॉर 2019-20. So then what do? You go to the portal and month wise you download the GSTR 2A, and for each month you wait for 20 minutes. But if you actually use OptoTax, you can download an entire year's GSTR 2A in just 15-20 seconds. So this is how it will help in easing the GST compliance for all the tax professionals. And also one more example, one of your clients, he wants to get a loan at the bank.
So the banker will ask for the GSTR 3B for the last year, for the entire year. So for that, you have to download the acknowledgement PDFs, right? So again, you go to the GST portal, and one by one, each month you'll select and you'll download it. So this is a very time-consuming task, right? But if you go to, if you use OptoTax, you can, in just one click, you can download the entire year's GSTR 3B in PDF. So there are many features like this, which is very helpful to all the tax professionals. But the best part is that it is exclusively free for all tax professionals. So whether you are a CA, you're a GSTP, or you're a CS, any tax professional, it is exclusively free. So apart from that, there are many differentiators. That is very features which are very unique to OptoTax. For example, the live dashboard. So in just one screen, you can view the return status of all your clients. So for example, on 20th of a month, when you're filing GSTR 3B, you have 200 clients. So you don't know for which client I have filed, which client I have not filed. So all this confusion will be cleared in the live dashboard, where you can see for which client I have filed, which client I have not filed. And then if you have many employees, you have many managers, 4 or 5 managers, and for each manager, you're actually, allocating 50, 60 clients. Then for each manager, you can see how much is allocated to them, what is the status of their work, everything you can actually allocate. And, it is easy to manage all the tasks throughout the firm. And the best part is that there is no installation required at all. So you just need Google Chrome, that's it. So you just open Google Chrome, go to gst.optotax.com, and you can sign up and start using it. So there is, I think there will be a link in your screen too right now. So you can click on that and you can just sign up and you can start using it. So like I told, it's exclusively free, so you can sign up and start using. And the best part is that, even though you're starting to use OptoTax today, you can get the data right from 1st July 2017. So if you want to shift from using the GST portal or some other software also, it is very simple, because you get the data from 1st July 2017. And there is no special training required at all. So very, very simple to use. Like I told you, you can just click on that link, go sign up, and then start using it, and file your returns and download reports and all. And so another special feature is that you can easily reconcile your purchase and the two-way. So this is one of the main painful things for every GST professional, that reconciling purchase and two-way. So Kantaji, the link is there in your screen, sir. It will be there. It's even in the chat also. You can just click on that. So you can just, if you just upload your purchase details, the reconciliation of purchase and the two-way will be downloaded within a minute for the entire year. This is not only for a few months, for the entire year, you can download it within a minute. And of course, all the GST news and alerts, all the updates, because like I told you, in GST, daily some or other thing will happen, new notification, new circulars, new case laws, advanced rulings. All that will be updated on OptoTax, which will help all the tax professionals to be updated and improve their quality of service to their clients. Also, like I told you, the acknowledgement, you can download entire year acknowledgement, GSTR 1 and GSTR 3B in just one click. You can download for all 12 months. You can create challans and you can download them also. These challan details, again, you can get from 1st July 2017. And GSTR 2B is also available, and you can view and download 2B for each month before file, and to check the input tax credit before filing GSTR 3B. And to view, you can even view the cash and credit ledger in just one click, because when you're going to file a 3B for any client, you have to see how much the client has to pay cash. So for that, you have to see how much is their cash and credit ledger. So just one click, you can find out their ledger balance, and accordingly, you can file their returns. And the entire process of filing is available on OptoTax, including the DSC and EVC option. Both options are there. So entirely you can file on OptoTax itself.
And apart from that, there are 9 kinds of reports on OptiTax. So these reports are very, very helpful for all the tax professionals. So these reports are actually made from the feedback received from the tax professionals only. So you have reconciliation reports, 1 versus 3B, 2A versus 3B, 1 versus 3B, summary reports, GSTR 1 detailed report, GSTR 3B summary report, ITC and cash ledger report for the entire year, not just 6 months, for the entire year you can download. And then party and rate wise reports also you can download to find out which party has not filed their GSTR1. So these things are very, very helpful for the tax professionals. And you can also import data in various forms for GSTR1, whether it's Excel format or JSON or from Tally also. And like I told you, it's very simple. So for setting up OptiTax, you just have to go to gst.optitax.com. You have to sign up. You can add clients in bulk. You have 400 clients, 500 clients. You can still add them in bulk, and you're done with that. You can then start using OptiTax to file your returns, download reports, and all that. So we will always be there for the support. Any issues you're facing, or we will even call you to get the setting up done in your systems. So you can call us and you can email us also at any time. So like I told you, this is the link, gst.optitax.com. Simple. You can go there and sign up and start using it. And these are the numbers which these are support numbers which is there for OptiTax. I'll just wait here for 30 seconds. You can note down these numbers so that you can call us in case of any issues. So like I told you, OptiTax exclusively free for tax professionals. So please, you can sign up and you can please give feedback also to us for any improvements in the software. Like I told you, it's made from the feedback of the tax professionals. So any issues, please put it in the chat and I will take over. So thank you for your time. Thank you, Jindal ji. So you can take over. Okay, ma'am. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay. Miss M, hello ma'am. Is I'm audible? Yes sir. आपका screen share नहीं हुआ अभी तक. Yeah, maybe some issues on screen sharing. And they are not allowing me to share my screen. Sir, please maybe refresh and retry it. So, okay. So Jindal ji will be back. बस 1 minute. कोई technical problem है शायद. Okay, now. Okay. Now, yeah. Yeah, it's visible, sir. Okay. So can we continue? Participant आगे करना है या बस यहीं रुक जाएं? So please click on chat, sir. आप share attendees में हाँ. Yeah. Only one. At least I need 5 replies. कि आगे करना है कहीं यहीं रुक जाएं. ओके. तो साथ रहना जब तक नहीं भाग मत जाना बस. ठीक है ना? हाँ. चलिए. ग्रेट. चलो स्टार्ट करते हैं. मैम मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? दिख रही है सर. चलो. अब आपको चीज बताते हैं. नहीं अभी क्योंकि NDS 1 तो कवर हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं शेड्यूल 3 जरूर कन्वर्ट होगा हमारा. चलिए डिस्कस करते हैं.
हम इसे आज हम सेशन को इसी में रखते हैं कि एनडीएस क्या है, आईएफआरएस है। आपको पता है कि जो एनडीएस है वो क्या है, कन्वर्ज फ्रॉम आईएफआरएस। लेकिन उससे पहले अगर किसी को कुछ, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं सेशन लेता हूं वहां पे उनको इंडियस की काफी क्वेरी होती है, तो मेरा नंबर है 8708187196। अगर किसको कांटेक्ट करना है सो दे कैन ड्रॉप अ टेक्स्ट मैसेज हाई इन माय व्हाट्सएप सो दैट वी कैन कनेक्ट एंड बिल्ड अवर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। चलिए, इंडियस कन्वर्स फ्रॉम आईएफआरएस, क्या मुझे कोई ये समझा सकता है कि आज की डेट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इन द, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियस, मैं सिर्फ एएस की बात कर रहा हूं, एएस तो आप पढ़ के आए हो, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आज की डेट में, प्लीज रिप्लाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एएस, हाउ मेनी एएस आर इन देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्लीज। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास आज की डेट में, ओनली एएस आईएस, नॉट इंडियस। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, प्लीज रिप्लाई। सही जवाब, गलत जवाब, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको रिप्लाई देने पड़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। ओनली 2 रिप्लाईज आउट ऑफ 25 पीपल है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट 5-6 रिप्लाई तो होने चाहिए। अराउंड 150, कल्याणी जी अगर 150 हो गए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी सभी की। 29, 29, 29, 29, 32। तन्मय चलो जी बता देते हैं आपको इंडियस कितने हैं, एएस कितने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले थे 29, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन परफेक्ट सही नहीं है, 29 थे, लेकिन 29 नंबर ऑफ एएस थे, उसमें से हुआ क्या, 2 एएस काट दिए गए, 2 एएस माइनस कर दिए गए, विड्रॉ कर लिया गया। एक तो एएस 6 विड्रॉ कर लिया गया और एक एएस 8 विड्रॉ कर लिया गया। इसको मर्ज कर दिया गया एएस 10 के अंदर, इसको मर्ज कर दिया गया एएस 26 इंटेंजिबल असेट के अंदर। तो मेरे पास कितने बचे, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं आज की डेट पे। समझ आया, आज की डेट में कितने एएस हैं, 27। 27 when I did my CS 29 but now it's 27 sir, now it's 27, okay, understand that now accounting standard is 27, we need to do updates, हमें अपडेट रहना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो सीए का प्रोफेशन है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एएस का बड़ा काम आता है। तो समझ गए, अब हमारे पास एएस कितने हैं, कितने एएस हैं बताइए, कितने एएस हैं हमारे पास आज की डेट में, रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको खेलते रहना चैट। अब हम चैट खेलेंगे, बताइए कितने एएस हैं, 27। एंड कौन कौन से एएस हो गए माइनस, एक तो एएस 6 माइनस हो गया और एक एएस 8 माइनस हो गया। सिर्फ 2 to 3% ही रिप्लाई कर रहे हैं। डोली जी पहले रिप्लाई करते थे लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। चलिए, कहां डोली जी, हो गया, कांता जी भी हैं, रोहित जी भी हैं, ठीक है, निहाल जी भी हैं, अंशुल अग्रवाल भी हैं, 8 and 6, ग्रेट ग्रेट। अब बात करते हैं इंडेस की। अब असली मजा तो अब है ना, अब हम टॉपिक पे आए हैं इंडेस की। सर इंडेस कितने हैं, आइडिया मारो, गैस मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस जरूर मारो, इंडेस कितने आज की डेट में। जो भी रिप्लाई हो जरूर करो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, नहीं पता आइडिया मारो, तभी इन फ्यूचर आपको याद रह पाएगा। हाउ मेनी इंडियस आर देयर एज ऑन 19 फरवरी 2021 6:17 PM पे कितने इंडियस हैं हमारे पास, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडियस, 130। कल्याणी जी 41 अराउंड 45, ठीक है 15 हो गए। और बताइए, अभी तक सही कोई भी जवाब सही नहीं है, ओके। तुषार जी का है 39, एक रिप्लाई और चाहिए बस, सिर्फ एक रिप्लाई और बस। तुषार जी का नहीं, कोई और रिप्लाई कर देना, कोई एक रिप्लाई और चाहिए मुझे। तुषार जी बिल्कुल तुषार जी 39 इंडेस है, आप जरूर पढ़ के आए हो, आज की डेट में है 39 इंडेस, 39 इंडेस है। एंड 27 क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल कितने इंडेस है, 39 इंडेस, 39 इंडियस। अब ये 39 इंडियस की हिस्ट्री जाननी है कि नहीं जाननी, की 39 आए कैसे और इंडियस क्या होते हैं। आपको पता है कि इंडियस आईएफआरएस से कन्वर्ट हुआ है। आपको एक चीज समझाता हूं
आईएफआरएस कौन बनाता है? आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है आईएफआरएस। हुआ क्या था, पहले इसका नाम आईएएसबी नहीं था, पहले इसका नाम आईएएसबी नहीं था, इसका नाम था पहले आईएएससी, इसका नाम था आईएएससी। आईएएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। पहले ये एक कमिटी थी, आईएएससी था, आईएएससी था। ये क्या बनाती थी? आईएएससी बनाती थी आईएएस। आईएएससी क्या बनाती थी? आईएएस। आईएएस को क्या बोलते थे हम? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईएएससी क्या बनाती थी? आईएएस। हुआ क्या था, जब 2000 की बात है, 2000 में ये बात हुई कि नहीं, हमको इंटरनेशनली आना पड़ेगा, हर कंट्री को इंटरनेशनली आना पड़ेगा टू स्मूथ द कैपिटल फंड। एक कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में जाए, दूसरी का तीसरी कंट्री में जाए, तभी पॉसिबल था जब सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होते। अगर सेम लेवल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते कंट्रीज के अंदर, तो जो हमारा कंटिन्यूस फ्लो है, जो एक स्मूथ फ्लो है, वो नहीं बन पाता, वो नहीं बन पाता। पहले आईएएससी क्या होती है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। वो क्या बनाती थी? आईएएस। हुआ क्या 31/3/2001 को, 31/3/2001 को हुआ क्या, आईएएससी हट गई, उसकी जगह एक नई बॉडी बन गई आईएएसबी। आईएएसबी की नई बॉडी बन गई जिसका नाम दे दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। मतलब वही जो कमेटी थी उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम बना दिया आईएएसबी, जिसका नाम दे दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब आपको पता है, आपको एक चीज मैंने बताई थी, क्या बताई थी सर? आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो आईएएससी है वो क्या बनाती थी? आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड आपको पता है कि आईएएसबी क्या बनाती है? आईएफआरएस। आईएएससी क्या बनाती थी? आईएएस, जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईएएसबी आफ्टर 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2001 हुआ क्या, आईएएससी की जगह अब नया बोर्ड बन गया आईएएसबी, जो बनाता है आईएफआरएस, जो बनाता है आईएफआरएस, जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब एक बात बताओ, 31/3/2001 से पहले पहले आईएएससी ने 23 आईएएस इशू हो चुके थे। 23 आईएएस 2001 से पहले पहले इशू हो चुके थे। और जब से आईएएसबी बना है, जब से आईएएसबी बना है, 31/3/2001 से लेके 19/2/2021 तक आईएएसबी ने 16 आईएफआरएस इशू किए हैं, 16 आईएफआरएस इशू किए हैं। और 31/3/2001 से पहले आईएएससी ने 23 आईएएस इशू किए थे, 23 आईएएस इशू किए थे। तो इन दोनों का टोटल करेंगे ना, 23 + 16 ये बन जाएंगे 39। तो आईसीआई ने और एमसीए ने किया क्या, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, ये बन गए 39 इंडेस। और हुआ क्या, जब 31/3/2001 को आईएएसबी बोर्ड बना, उसने किया क्या, एज इट इज 23 आईएएस को अडॉप्ट कर लिया। उसने एज इट इज 23 आईएएस को अडॉप्ट कर लिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, और वो आज भी प्रिवेलिंग है। अगर उसमें कुछ भी अमेंडमेंट आती है तो उस अमेंडमेंट को कौन पास करता है? आईएएसबी, लेकिन उसका नाम वही रहता है आईएएस। उसने उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, और उसने 31/3/2001 के बाद 16 आईएफआरएस इशू कर दिए। तो टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आईएफआरएस है, हम क्या बोलते हैं, आप ध्यान रखना, आईएएस को भी हम आईएफआरएस बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 39 आईएफआरएस है, 39 इंडेस है। लेकिन अगर आपसे कोई टेक्निकली पूछे तो बोलना आईएफआरएस तो 16 है, 23 आईएएस है। ये आईएफआरएस क्यों बन गए? नाम तो उसका आईएएस ही है, लेकिन ये आईएफआरएस इसलिए हो गया क्योंकि ये आईएएसबी ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया। ये आईएएसबी ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया। जब इंडेस की बात चल रही थी, बनाने की बात हो रही थी, तो ये कंफ्यूज हो गए। कैसे कंफ्यूज हो गए कि आईएफआरएस 1 भी है, आईएएस 1 भी है, क्या बात है, आईएएस 2 भी है, आईएफआरएस 2 भी है। सही बात है।
IAS 7 भी है, IFRS 7 भी है। तो ये कंफ्यूज हो गए कि अब इंडियास का नाम कैसा दिया जाए, अब इंडियास का नाम कैसा रखें, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि IFRS 1 भी है, IAS 1 भी है। IAS क्यों? क्योंकि वो IASC ने इशू किए थे। IFRS 1 क्यों? क्योंकि वो IASB ने इशू किए थे। लेकिन हुआ क्या, इससे तो अब इसको तो ISB ने अडॉप्ट किया हुआ है। तब जब इंडियास की बात चली तो आईसीआई क्या बोलती, इंस्टीट्यूट क्या बोलता कि जो आईएएस है, जो आईएएस है हम उसको रखते हैं इंडेस, जो उसका नाम है सेम नाम। मतलब अगर आईएएस 1 है ना, वहां पे फॉरेन के अंदर अगर आईएफआरएस का आईएएस 1 है तो आपका इंडिया के अंदर वो इंडियस 1 होगा। अगर वहां पे आईएएस 32 है ना तो इंडिया में इंडियस 32 के नाम से वो जाना जाएगा। अगर वहां पे वो IAS 40 है तो इंडिया में वो इंडियस 40 के नाम से जाना जाएगा। सर ये तो आईएएस की बात कर ली, फिर आईएफआरएस का क्या हुआ? जो आईएफआरएस 1 है वो आईसीआई बोलती ठीक है आईएफआरएस को भी तुम लिखो इंडेस, लेकिन एक काम करो, इसको हम स्टार्ट करते हैं 100 की सीरीज के साथ। इसको हम स्टार्ट करते हैं 100 की सीरीज के साथ। मतलब जो IFRS 1 है ना वो इंडियस 101 होगा, जो IFRS 2 है वो इंडियस 102 होगा। आपने बड़ा सुना होगा इंडियस 115, ये तो सभी ने सुना होगा, रिवेन्यू वाला। मतलब इसका IFRS कौन सा है? IFRS 15। एक नया इंडियस आया था, इंडियस 116, 2 साल पहले, वो IFRS 16 है, मतलब इंडियस 116। ऐसे करते करते 39 इंडियस बने हैं। IAS एंड IFRS आर बोथ द सेम, लेकिन अगर वो इंडियस 101 है तो आप समझ जाना वो IFRS 1 है। अगर इंडियस 41 है, समझ जाना IAS 41 की बात हो रही है। तो क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया जो मैंने बताया आपको? एटलीस्ट आई वांट 8 रिप्लाईज टू 9 रिप्लाईज। क्या आपको समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो जरूर बता देना, लेकिन ये मैंने पूरी हिस्ट्री आपको समझा दी कि आपको समझ आया या नहीं आया, पूरी की पूरी हिस्ट्री कि 39 इंडियस बने, क्या IAS है, क्या IFRS है, क्या है, कैसे बने, क्या नहीं बने, पूरे के पूरे। ओके, एक दो रिप्लाई और दे दो। सिर्फ यही रिप्लाई कर रहे हैं 5 to 6%। बाकी पार्टिसिपेंट्स प्लीज रिप्लाई अगर आपको समझ आया तो। नोट अंडरस्टैंड वेंकटेश्वर सर, द थिंग इज दैट कि जो भी आपके इंडियस का नाम रखा गया, जो नामकरण किया गया वो IFRS के नाम पे किया गया। मतलब अगर IFRS 1 है, अगर IFRS 1 है तो वो इंडियस 101 होगा, क्योंकि उसने 100 की सीरीज से स्टार्ट किया। अगर IFRS 2 है तो इंडियस 102 होगा, अगर IFRS 5 है तो वो इंडियस 105 होगा। लेकिन अगर IAS है, क्योंकि दिक्कत क्या हो गई, क्योंकि हमारे पास सिर्फ IFRS नहीं है, हमारे पास तो सर IAS भी है, हमारे पास तो IAS भी है एंड IFRS भी है। अगर हम इंडियस बनाते तो नाम की दिक्कत आती ना। मतलब अगर IFRS 1 को भी अगर हम इंडियस 1 बोलते और IAS 1 को भी हम इंडियस 1 बोलते तो कंफ्यूजन बहुत हो जाता, क्योंकि IAS कुछ और बोलता है, IFRS कुछ और बोलता है, समझो। तो इसलिए IAS को क्या बोला कि जो भी तुम्हारा IAS है, जैसे कि IAS 2 है तो उसका तुम काम करो IAS की जगह यहाँ पे इंडियस कर दो, अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंडियस 2। एंड अगर तुम्हारा IFRS है तो उसको आपको 100 की सीरीज से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया IFRS आता है, अब तो नया IFRS ही आएगा, क्योंकि अब तो IASC खत्म हो चुकी है, अब तो IASB हो चुकी है। अगर कोई नया IFRS आता है, फॉर एग्जाम्पल IFRS 17, तो उसका नाम होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंडियस 117। समझिए ना सर? वेंकटेश्वर सर, आपको समझ आया? वेंकटेश सर, ओके, आगे बढ़े अब। चलिए चलिए, हमने पूरा इतना डीपली समझ लिया। अब बारी आती है हमारी इंडियस 1 की। इंडियस 1 का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
हम पूरा इंडिया तो कवर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉसिबल है, क्योंकि उसको डीपली समझाने में टाइम लग जाएगा एंड मैं कोई भी चीजें ऊपर ऊपर से नहीं समझाता। मैं बिलीव करता हूं कि हम चाहे कम पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें अच्छे से पढ़ें, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इंडिया वन का मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूं। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काम करता हूं। इंडिया वन के जो बेसिक है ना, आपको बेसिक समझा देता हूं कि इंडिया वन के बेसिक बेसिक क्या होते हैं, जो चीजें आपको समझ आती हैं। अब चलते हैं इंडिया वन के ऊपर। चलिए, शैल वी मूव फॉरवर्ड टू इंडिया वन। क्या इंडिया वन पे जाएं हम, क्या स्टॉप करें यहीं, बताइए जैसा आप बोलोगे। इंडिया वन थोड़ा सा आपको स्टडी है करना, क्या स्टॉप करें, जैसा आप कहो। Can you take more session on India in details in future? Yeah, definitely not an issues. मैं सीए फाइनल को भी पढ़ाता हूँ एंड मैं आईसीए के अंदर फैकल्टी भी हूँ इंडियस का, एंड मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी इंडियस टीच करता हूँ। एंड जो सीए है चार्टर अकाउंटेंट्स, मेरे खुद के कोर्सेज है इंडियस के, मैं वहां भी टीच करता हूँ। ओके निहाल जी, चलिए, नाम क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा अच्छा नाम रखा है इन्होंने, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको इस नाम सुन के क्या समझ आ रहा है, बताइए मुझे। इसके नाम से क्या फीलिंग आ रही है आपको, ये नाम सुनते प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या समझ आ रहा है आपको? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन वन लाइन कि आपको समझ क्या आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या समझ पा रहे हो चीज से, इस इंडिया के नाम से? प्लीज एक्सप्लेन। फॉर्मेट्स, ग्रेट। और बताइए। प्लीज रिप्लाई गाइस, प्लीज रिप्लाई। अगर आप रिप्लाई ही नहीं करेंगे तो सेशन का कोई बेनिफिट नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं है सेशन का। आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। हाउ टू मेक डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स। ओके ओके, शैलजा जी बाकी कहां गए? रोहित जी, इज द स्ट्रक्चर एक्सटीरियर डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, वेंकटेश सर, प्लीज वन और टू पार्टिसिपेंट और बोलिए क्या मीनिंग है इनका, प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, विल डू, करते हैं हम। चलिए, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम इंडेक्स पे आ जाते हैं। चलिए, ये आ गया इंडेक्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, हमारे पास टोटल इंडेक्स कितने हैं जी? हमारे पास है जी 39 इंडेक्स। उनमें से ये कौन सा इंडेक्स है? फन इंडेक्स। हमारे पास 39 इंडेक्स है, उनमें से ये एक इंडेक्स है जिसका नाम है इंडेक्स वन, मतलब बाकी 38 इंडेक्स बच गए अभी, और ये फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव समझते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, वी हैव मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स, क्योंकि 15 मिनट के टाइम है। मैं जितना कोशिश करूं तो कोशिश एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब, ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड? इंडेक्स वन प्रेस्क्राइब हमें बताता है द बेसिस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्स द बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक बात बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने टाइप की होती है? बताइए सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयर? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयर? बताइए, how many types of financial statement are there? रिप्लाई कीजिए ना, कितने टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं हमारे यहाँ पे कंपनी के अंदर? ओके, कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है कोई बात।
बैलेंस शीट स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, P&L, बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिट एंड पेमेंट टू, ओके 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 ओके। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ओनली 2 टाइप्स। सर आप तो इसके कंपोनेंट की बात कर रहे हो। कंपोनेंट इज अ डिफरेंट थिंग। कंपोनेंट होते हैं बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, दिस इज अ कंपोनेंट। ध्यान रखना, इसको आप कंपोनेंट बोलते हो। कभी मत बोलना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने पूछा कितने टाइप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, मैंने आपसे कंपोनेंट नहीं पूछा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी स्टैंड अलोन बैलेंस, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अकेली उसी कंपनी की। एक होती है आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होती है आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपसे कंपोनेंट नहीं पूछे, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप्स पूछी हैं। हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? Okay. Yeah. It's reflecting late. Okay, great. चलिए, 2 टाइप की होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलो जी, डन हो गया जी। क्या बोलता है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर कंपैरेबिलिटी। इंडियस वन क्या बोलता है कि मेरा तो एक ही बेसिस है। क्या बेसिस है? प्रेजेंटेशन। क्या बेसिस है? प्रेजेंटेशन के बारे में मैं समझाऊंगा। क्यों? किसकी प्रेजेंटेशन? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसके अंदर स्टैंड अलोन भी आ गई, उसके अंदर कंसोलेशन भी आ गई, दोनों आ गई। फिर मत बोलना कि आपने कंसोल नहीं बोला, मैंने बोल दिया जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एस लगा दिया। अगर सिर्फ स्टेटमेंट बोलता तब तो हमको सोचते कि नहीं तो एक ही बात कर रहा है, इसने एस लगा दिया मतलब स्टेटमेंट्स, ये एक से ज्यादा की बात कर रहा है। ये स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है क्या? बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो यूजर्स की नीड्स को मेंटेन करती हैं। जो यूजर्स की नीड्स को मेंटेन करती हैं उनके लिए हम काम करते हैं। सर ये यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स आर योर इन्वेस्टर, यूजर्स आर योर कस्टमर, आपके कस्टमर, आपका इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, पब्लिक, एम्प्लॉइज, लेंडर, ये सभी क्या होते हैं? यूजर्स होते हैं। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनती है? यूजर्स के लिए बनती है। एंड जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी तैयार, वो कंपैरेबिलिटी वो कंपैरेबल होनी चाहिए विद द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस पीरियड। मतलब कि अगर आपने बनाई है 2021-22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियस के अंदर, तो उसकी जो, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात करता है, ये अकाउंटिंग की बात नहीं करता कि जो 21-20 के अंदर इंडियस वन ने आपको प्रेजेंटेशन समझाई है, वही प्रेजेंटेशन आपको मेंटेन रखनी है। आपको कंपैरेबल मतलब दोनों में कंपैरिजन होना चाहिए, उनका बेसिस होना चाहिए। मतलब अगर 21-22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आपको 2020-21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी सेम कंपैरिजन रखना पड़ेगा इंडियस वन की कंपैरेबिलिटी के साथ। ये था विद इन एंटिटी। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटिटी। अब ये बाहर की बात कर रहा है। बाहर की मतलब मेरी कंपनी है रिलायंस की, मेरी कंपनी है रिलायंस की, रिलायंस जियो की, मेरी कंपनी है रिलायंस किसकी? जियो की। एंड मैंने पैसा लगाना है, अब मैंने पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं इन्वेस्टर हूं। मैं क्या करूंगा? टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की दूसरी कंपनी देखूंगा। मैं देख रहा हूं एयरटेल को, अब मैं भारतीय एयरटेल को देख रहा हूं, अब उसकी मैं बैलेंस शीट को देख रहा हूं, उसकी मैं बैलेंस शीट को देख रहा हूं, मैं दोनों कंपनी को कंपेयर कर रहा हूं। तो वो क्या बोलता है कि आप जिस कंपनी पे इंडिया सप्लाई हो गया, आप किसी भी कंपनी को कंपेयर कर सकते हो एक कंपनी से दूसरी कंपनी के लिए। उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो सेम होनी चाहिए इंडियस वन के अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो कि जो रिलायंस जियो है उसने कुछ और शो किया हो और जो भारतीय ने कुछ और शो किया हो। अगर
अगर ऐसा हो गया तो फिर तो वही बात हो जाएगी कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, हमें नहीं पता। टू मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, वो बोलता है कि आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर लो, दूसरी की या मेरी कंपनी की, दोनों की जो इंड AS 1 की जो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है ना, वो कंपेरेबल होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए। इंड AS 1 जो बोलता है वो हर कंपनी फॉलो करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी, आप इससे बच नहीं सकते। समझ गया ना? And it set out the overall requirement for the presentation of financial statement। ये पूरी की पूरी ओवर आउटलाइन समझाता है, गाइडलाइंस फॉर देयर स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर है, एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, क्या बोलता है, क्या बोलता, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर देयर कंटेंट। ओके, ये सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर देयर कंटेंट, मतलब सर ये तो सिर्फ मिनिमम कंटेंट की बात कर रहा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंड AS 1 अप्लाई हो गया, वो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इंड AS लगा रहे हो तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट तो सिर्फ मिनिमम है, वो रिक्वायरमेंट तो सिर्फ मिनिमम है, किसके लिए, फॉर द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। मतलब 39 इंड AS हैं और एक इंड AS तो इंड AS 1 है, मतलब कि भैया आपको 38 इंड AS की रिक्वायरमेंट और कंप्लीट करनी पड़ेंगी, आप उससे बच नहीं सकते। इंड AS 1 तो सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट बताता है, सिर्फ मिनिमम, मैक्सिमम नहीं लिखा, सिर्फ मिनिमम लिखा है। मतलब जो 38 नंबर ऑफ इंड AS की रिक्वायरमेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट, प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, वो सभी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, वो सभी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। समझ आया आपको, समझ आया आपको सर, वो सभी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। समझ आया? ऑब्जेक्टिव, ओनली 3 रिप्लाईज। ओके, ठीक है जी, चलो। मतलब ये सिर्फ नॉन एप्लीकेबिलिटी कहता है। इंड AS 34 है, 34 मतलब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कई बार क्या होता है ना, जो कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी पर अगर इंड AS लग गया तो आपको सेबी के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्वार्टरली आपको इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है, तो उसके लिए इंड AS 1 अप्लाई नहीं होता, उसके लिए आपका इंड AS 34 अप्लाई होता है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये था इंड AS 1 का बेसिस। क्या इंड AS 1 कंपनी का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब करता है? मैं अभी सारा नहीं समझा पाऊंगा, हम यही बंद कर रहे हैं, लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या बैलेंस शीट बनती कैसे है, हाउ विल बैलेंस शीट विल प्रिपेयर, क्या वो इंड AS 1 समझाता है या नहीं समझाता? बताइए, फॉर्मेट कौन बताता है? फॉर्मेट बताता है कंपनीज एक्ट। फॉर्मेट कौन बताता है? कंपनीज एक्ट का शेड्यूल बताता है। फॉर्मेट इंड AS कभी नहीं बताता, क्योंकि इंड AS का काम कभी भी फॉर्मेट बताना नहीं है, उसका काम है कि वो प्रेजेंट कैसे होगा, अकाउंटिंग कैसे होगी, कैसे ट्रांजैक्शन होंगी फाइल, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बना रहे हो, क्योंकि आप कंपनी हो, कंपनी एक्ट की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेंगी और उसको एक चार्टर्ड CA से ऑडिट करवाना पड़ेगा। आप किसके कंप्लायंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हो तैयार? कंपनी एक्ट के। तो कंपनी एक्ट का ही स्केड्यूल है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 ही वो शेड्यूल है जो में इसका क्या बताता है, फॉर्मेट बताता है किसका, हाउ टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। अगर ये देखिए, ये कंपनी है जिंदल सो लिमिटेड, ये बैलेंस शीट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, ये है AS बैलेंस शीट, ये AS वाली बैलेंस शीट है। देखिए कैसे बैलेंस शीट है, इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये अपना ओल्ड AS वाला IGAAP है। ये इस पे कौन सा स्केड्यूल अप्लाई होता है? इस पे भी शेड्यूल 3 अप्लाई होता है, लेकिन इसके अंदर इसका डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 अप्लाई होता है। ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बैलेंस शीट है AS की, ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है। देखिए AS की बैलेंस शीट जो अभी तक नॉर्मली आप करते आए हैं, देखिए AS शेयर होल्डर, अब आ गई इंड AS की, ये इंड AS की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखिए
इसने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, ये इंडियस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, दिस इज इंडियन। इसको भूल जाइए, इसको एक बार भूल जाइए, ये कुछ नहीं है। ये क्या होता है, जब आप ना इंडियस में फर्स्ट टाइम आते हो, पहले आप एएस में थे, अब आप इंडियस में आ गए, तो आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी देनी पड़ती है। इसको भूल जाओ, सिर्फ इन दो को देखिए, सिर्फ इन दो को देखिए। ये इंडियस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, देखिए फर्क, वहां पे लाइबिलिटी ऊपर आ रही है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट, करंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, असेट ऊपर आ गए। और पीपीई, कैपिटल इंटेंजिबल फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल असेट, अदर करंट असेट, ये देखिए क्या क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अदर इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस का नाम ही हटा दिया, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की बोरिंग, ऐसे पेबल, ये देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका पी&एल, ये देखिए ये क्या है सर, ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये क्या है सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये इंडियस का पार्ट है। ये कौन बताता है हमें, ये बताता है सर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन इसका भी डिवीजन 2, इसका डिवीजन 2, दिस इज इंडिया शेड्यूल, इसका डिवीजन 2, डिवीजन 2 बताता है अबाउट इंडियस फॉर्मेट एंड डिवीजन 1 बताता है अबाउट एएस का फॉर्मेट। इंडियस 1 कुछ नहीं बताता, वो तो सिर्फ मिनिमम की बात करता है, वो तो सिर्फ मिनिमम कंटेंट की बात करता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। शेड्यूल 4, शेड्यूल 6 नहीं है सर, शेड्यूल 3 है, ठीक है सर, समझ आया आपको? समझ आया आपको? सिर्फ एक ही को समझ आया लगता है, बाकी तो किसी को समझ आया नहीं। ओके, चलिए आज के सेशन को यही खत्म करते हैं, यही सेटअप करते हैं। एंड आज हमने बहुत कुछ सीखा, मैं और समझाना चाहता हूं लेकिन टाइम की कांस्टेंट है, तो आज सेशन को यही खत्म करते हैं। होपफुली आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिली होंगी एंड मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको समझाया होगा, पूरा का पूरा, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपके माइंड के ऊपर से गई होगी, मतलब हर चीज लॉजिकली है। एंड जो भी आपके कमेंट है आज के सेशन के बारे में, आप चैट बॉक्स पे रिप्लाई दे सकते हो। एंड मेरा फोन नंबर है 8708187196 एंड माई ईमेल आईडी is cakarthik@karthikjindal.com. This is my email ID, this is my email ID, this is my phone number and ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हम फ्यूचर के अंदर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपना जो खुद का है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारा जो खुद का नेटवर्क है। एंड जो भी इस सेशन के बारे में कमेंट हो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं, नॉट एन इशू, आप दे सकते हैं। मैम ओवर टू यू। Thank you so much, Jindal ji. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. So it was very. Hopefully, मैम आज का लेक्चर हमारे पार्टिसिपेंट को काफी अच्छा लगा होगा एंड उन्होंने काफी अच्छी चीजें आज सीखी होंगी, कॉन्सेप्चुअली सीखा होगा अभी कैसे होता है क्या नहीं होता, तो होपफुली इनको समझ आ गया होगा। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर द वेलकम मी फॉर द ऑप्टोटेक्स। थैंक यू सर, और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you so much for participating. So कोई डाउट्स नहीं है तो we can end the session here. Yeah, ma'am. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you.